सोल्ट हाइड्रोलिसिस के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। जिन बच्चों ने सोल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसमें आपको दो कैटेगरी के सोल्ट है पहले वाले, उनका डिस्कशन और फॉर्मुलेशन किया गया है। अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आज मैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस पर जो आए हुए न्यूमेरिकल हैं और जो आ सकते क्वेश्चन है थियोरेटिकल कैसे भी, वो भी डिस्कस करूंगा। प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर ये तो हो गए वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट के एग्जाम्पल। किसी एक भी एग्जाम्पल को लेकर हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं कि क्या होता है। माना अमोनियम एसीटेट है, इसे वाटर में डाला तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। ठीक, अरे ये सोल्ट है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? 1। ये एसिटिक एसिड बना, वीक एसिड है तो इसका अल्फा लेस देन 1 होगा, वीक बेस है तो इसका अल्फा लेस देन 1 होगा। मैं वीडियो में लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, बीच में ही बता दूंगा, आप वीडियो बस देखते रहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? अमोनियम एसीटेट का होगा 100% डिसोसिएशन और ये टूटकर अमोनियम आयन प्लस एसीटेट आयन देगा, जबकि एसिटिक एसिड एज इट इज बना रहेगा प्लस NH4 भी एज इट इज बना रहेगा। तो हुआ क्या? एसीटेट का भी हाइड्रोलिसिस हो गया, अमोनियम का भी हाइड्रोलिसिस हो गया। तो वीक एसिड वीक बेस कैटेगरी के सोल्ट में कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, रही बात सॉल्यूशन की नेचर की, तो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है अगर बना एसिड बने बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है अगर बना बेस बने एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थियोरेटिकल पॉइंट थे। आगे देखते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूलों में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे। कल अगर वीक एसिड था तो Ka डिनोमिनेटर में आता था और अगर वीक बेस था तो Kb आता था। आज वीक एसिड भी है वीक बेस भी है तो Ka और Kb दोनों कहाँ आएंगे? डिनोमिनेटर में आएंगे। तो ये KH का फॉर्मूला आपके याद हो गया होगा। पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। पीएच का फॉर्मूला होता है वीक एसिड वीक बेस की केस में, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। इससे भी हमें क्या पता लग रहा है? अगर pKa pKb से बड़ा हुआ, यानी अगर pKa pKb से बड़ा हुआ तो Ka छोटा हुआ, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि पीएच क्या हो जाएगी? मोर देन 7 एंड रिवर्स इज आल्सो ट्रू। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, वीक एसिड वीक बेस की जो पीएच है वो 6 से लेकर 8 की रेंज में ही आती है, नियर टू 7 आता है इस तरह के सॉल्यूशन का पीएच। जो अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था अमोनियम एसीटेट, इसकी पीएच तो एग्जैक्टली 7 ही होती है। क्यों? क्योंकि एसीटेट का Kb और अमोनियम का Ka एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। मतलब एसिटिक एसिड का Ka और NH4OH का Kb, ये दोनों क्या है? सेम है। तो इसलिए pKa pKb भी सेम होगा, ये डिफरेंस हो गया 0, तो pH कितना आ जाएगा? 7। ठीक, चलिए प्रॉब्लम करने से पहले फोर्थ कैटेगरी के सोल्ट को और देख लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट की बात की जाए
तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है। किसी एक का हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। जैसे मैं वाटर में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। लेकिन NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, इसका भी अल्फा 1 है, इसका भी अल्फा 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस वाटर गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों क्या है, स्पेक्टेटर आयन। तो केवल रिएक्शन क्या हुई है, H2O gives H प्लस प्लस OH माइनस। रिएक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी का डिसोसिएशन हुआ है H प्लस और OH माइनस में। तो इसलिए जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट रहता है हमेशा न्यूट्रल और पीएच रहती है हमेशा 7। डेफिनेशन याद करो, कल क्या बताई थी, कैटायन या एनायन का वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है और सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो जाता है या बेसिक, लेकिन यहाँ तो ना एसिडिक हुआ ना बेसिक हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि पीएच क्या रहती है, बिल्कुल 7। सवाल ये आ सकता है मन में, क्यों नहीं होता हाइड्रोलिसिस? तो इसका जवाब ये है, अगर आप जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन इस तरह से चलती है कि वीक एसिड बनना चाहिए प्रोडक्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनना चाहिए। यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहती है, एसिड बेस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस बनना चाहिए। लेकिन बेटे यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो ये बन नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते और इसलिए पानी का सिर्फ पानी ही रह जाता है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या नहीं होता, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो और कितने एनायन हैं जो हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे और कितने कैटायन हैं जो हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, आइए इसी का आंसर देखते हैं। यहां आपने देखा Na प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ और Cl माइनस का भी हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है। तो किन कैटायन किन एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वो एनायन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होता। HCl से Cl माइनस आया, HBr से Br माइनस, HI से I माइनस, H2SO4 से सल्फेट, HNO3 से नाइट्रेट। ये 6 एनायन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एनायन जहां भी दिखाई दे जाएं, इन एनायन का हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग के कॉन्जुगेट पार्ट है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं यानी कि NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस से जो कैटायन आते हैं उनका भी क्या नहीं होता, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और देखिए जेई ने कैसे सवाल पूछे थे, करते हैं। ये क्वेश्चन एडवांस 2010 का है। ये बताना है कि कितने सॉल्ट ऐसे हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। वो ब्लू करेंगे जिनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्यों बेटे, जिनका बेसिक होगा वो ही करेंगे ना ब्लू। तो देख लेते हैं, जिस जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट आ रहा होगा उनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो K कहां से आया, KOH से, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, K2SO4। लेकिन यहाँ पर देखो Cn क्या था, HCN से था, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट था तो बेसिक। लेकिन सल्फेट और K प्लस जो अभी लिस्ट बनाई थी दोनों उससे आए हैं। सल्फेट मेरा लिस्ट में था, अभी बताया ना कौन कौन हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, तो सल्फेट का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, K प्लस का भी। तो यहाँ सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। ऑक्सलेट मेरी लिस्ट में नहीं था, अमोनियम मेरी लिस्ट में
अमोनियम भी मेरी लिस्ट में नहीं था, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा और नियरली 7 रहेगा। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है। NaCl का तो अभी बताया हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो ये भी नियरली क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता लेकिन जिंक का होता है, ठीक है। मगर जिंक कैसा है, जिंक कैसा है, जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। इफेक्ट जो देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 का देखने को मिलेगा। मैंने कल आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, सोल्ट को देखते ही समझ में आना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है तो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है तो एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अगर वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है तो भी ऑलमोस्ट pH 7 के करीब रहती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट कौन सा है, तो फेरस क्लोराइड, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का सोल्ट है तो ये भी एसिडिक होगा। जिंक नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 का है तो ये भी एसिडिक होगा। पोटेशियम कार्बोनेट वीक एसिड H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस KOH का सॉल्ट है तो ये बेसिक होगा। ये कैसा होगा, बेसिक। अमोनियम नाइट्राइड वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड HCl का सॉल्ट है तो ये भी बेसिक होगा। कितने बेसिक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 1 3। इसका आंसर है 3 सॉल्यूशन, 3 ऐसे सॉल्ट है जिनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा और क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू। कुछ नहीं करना, बस ये देखना है सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है या स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक। एक बार फिर देख लो, इसमें K आया हुआ है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें Li आया हुआ है, LiOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें K2 आया हुआ है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट है उनका सॉल्यूशन भी बेसिक होता है। अब तुम कहोगे कि K तो यहाँ भी आया हुआ, ओ भाई यहाँ सल्फेट भी तो आया हुआ है। सल्फेट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। इनका तो फिर हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, pH 7 हो जाएगी। मुझे क्या देखना है, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड वीक। बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, ये कार्बोनिक एसिड है, ये HCl है, तब जाके जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। मुझे वीक एसिड भी तो देखना है ना, एसिड वाले पार्ट को दबा के रखना है। H+ आयन कम आने चाहिए, OH- ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पे सल्फेट से H+ भी बराबर आएंगे और यहाँ KOH से OH- भी बराबर आएंगे और सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, सोच के देख लो एक बार। इसी सवाल में चलो अब ये बताओ किसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, कैटायन का या एनायन का। तो देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस KOH और वीक एसिड HCl का है। तो वीक एसिड का है तो एसिड हाइड्रो तो किसका हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, एनायन का हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है एनायन का, ठीक है। अरे K+ का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, अभी लिस्ट बनाई थी। K+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सल्फेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, दोनों मेरी लिस्ट में है तो किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये मेरी लिस्ट में नहीं कैटायन, ये मेरी लिस्ट में नहीं एनायन, तो दोनों कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। Cl मेरी लिस्ट में है, Na+ मेरी लिस्ट में है। अरे थोड़ी देर पहले मैंने उन एनायन की लिस्ट बनाई थी जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उन कैटायन की लिस्ट बनाई थी जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। दोनों मेरी लिस्ट में है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता। नाइट्रेट मेरी लिस्ट में है, जिंक मेरी लिस्ट में नहीं है, तो इसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा। क्लोराइड मेरी लिस्ट में है, आयरन मेरी लिस्ट में नहीं है, तो इसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा। पोटेशियम मेरी लिस्ट में है, कार्बोनेट मेरी लिस्ट में नहीं है, तो एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। अमोनियम और नाइट्राइड दोनों मेरी लिस्ट में नहीं है, तो कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा।
लिथियम का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, HCl का हाइड्रोलिसिस होगा। लिथियम तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, साइनाइड का, तो ये भी क्या होगा, एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है कि नहीं। अरे यार जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के जो बेस हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो अगर अल्कली मेटल के बेस स्ट्रॉन्ग है तो उनसे आने वाले कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जो मैंने अभी बताया था। तो Li+ का भी क्या नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, Na+ का भी नहीं होगा, K+ का भी नहीं, Rb+ का भी नहीं, Cesium का भी नहीं, और सेकंड ग्रुप से उठाया है मैंने Barium+2 को। तो Li+, ये शायद मैंने लिस्ट में लिखा नहीं है, लिख लेना वहां पे लिस्ट में, अपने आप लिस्टेड कर लो इसको, अल्कली मेटल सारे ले लो। Li+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यहाँ पे किसका होगा, एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा। एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और ये ऐसा है। ठीक है, आया होगा समझ में, दिमाग में। एडवांस 2009 का इंटीजर टाइप सवाल देखिए एक और, पहला 2010 का इंटीजर था। देखिए इसमें क्या दिया है, बेंजोइक एसिड का Ka दे दिया है 10⁻⁻⁴, और इसके सोडियम सोल्ट की pH बतानी है। तो क्या होगा, PHCOO- Na+। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है कि नहीं, बिल्कुल है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट। अच्छा, तो जो हाइड्रोलिसिस होगा ये मेरी लिस्ट में है, Na+ का तो नहीं होगा, केवल वीक एसिड से आने वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना हो जाएगा, Kw/Ka, क्योंकि वाटर में हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसलिए Kw। कल सब समझाया था, प्रीवियस वीडियो देखिए। Kw कितना होता है, 10⁻⁴, Ka कितना दिया है, 10⁻⁴, इट कम्स टू बी 10⁻⁻10। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका असर सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। तो Na+ यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। तो OH- आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, √Kb/C। तो ये कितना हो जाएगा, Kb कितना आ गया, 10⁻10 इंटू कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 10⁻²। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻6। OH-10⁻6 आ गया, तो POH बेटे कितनी आ जाएगी, 6। तो इसलिए pH + POH कितना होता है, 14 होता है। तो यहां से pH कितना आ जाएगा, 14 - 6 = 8। तो इस इंटीजर टाइप का आंसर था 8। देखो समझ में आया होगा। मैंने OH- कंसंट्रेशन क्यों निकाली, क्योंकि Na+ इसमें है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट का असर सॉल्यूशन में आता है। Na+ की वजह से सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, बेसिक। ठीक, मैं मानता हूं कि वीक वाले का हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, लेकिन अगर नेचर फाइंड करनी है इमीडिएटली, तो कल मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट देख लो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वाले का असर ही सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस का असर देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन में OH- कंसंट्रेशन आएगी। और अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो भैया रट लो कि एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, उसमें OH- कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, जैसा तुम्हें लगे वैसा कर लो। वीक एसिड है इसलिए यहाँ Ka आया है। अरे भैया स्ट्रॉन्ग बेस का तो Ka-Kb हो कुछ भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग पार्ट का तो Ka-Kb होते ही वीक के है, तो वीक का दिया है इसलिए Kw/Ka किया है। कल का वीडियो देखो तब अच्छे से समझ में आएगा आपके। ये सवाल भी काफी अच्छा है, इसे देख लो। अमोनियम सल्फेट के 0.05 m सॉल्यूशन की मुझे क्या फाइंड करनी है, pH फाइंड करनी है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट यहां लिख देते हैं, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, ये सेकंड पार्ट बना रहा हूं मैं, 10 टाइम्स
अच्छा ये तो स्ट्रॉन्ग का है, इसे इसमें नहीं होगा, इसे नहीं बनाते। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसे तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, इसी सवाल को कर रहे हैं। Kb दिया हुआ है 10⁻⁵। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या होगी, कैसे करेंगे, पहले तो क्योंकि मेरा सोल्ट है तो इसका मतलब है कि सोल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है, तो कैसे करेंगे, पहले KH निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा KW/Kb। Kb क्यों, क्योंकि वीक बेस का सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka डिफाइन नहीं होता, इसलिए Kb यहाँ रख देंगे, वीक वाला रखा जाता है। तो 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁵ इक्वल्स टू 10⁻⁻10। तो यहां से ये KH आ गया। अब क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो इसलिए सॉल्यूशन में क्या बढ़ा होगा, H प्लस बढ़ा होगा, वो कितना आएगा √KH × C। KH कितना है 10⁻⁻10 और C कितना है, हाँ C कितना है, कंसंट्रेशन कितना है भैया, हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, अमोनियम का, जो वीक कंपोनेंट है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, सल्फेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये मेरी लिस्ट में है, ये उस लिस्ट में है एनायन की जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वीडियो के शुरू में देखो। अमोनियम लिस्ट में नहीं है कैटायन की, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। कंसंट्रेशन 0.05 दी है, लेकिन बच्चा यही गलती करता है, अमोनियम के 2 हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करना हमारा कर्तव्य है, वरना सवाल हो जाएगा पूरी तरह गलत। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻10 × 0.01, तो ये आ जाएगा 10⁻�6। तो यहाँ से pH कितनी आ जाएगी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा 0.1 कितना आ जाएगा, 1 सेकंड रुको, मैथमेटिक्स में गलती हो रही है, -14/-5 -9 होगा, तो यहाँ -10 नहीं -9 रखेंगे और ये हो जाएगा 0.1। तो ये अब हो जाएगा 10⁻⁻, ये 9 है और इंटू -1 यानी 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻5 आएगा, इसलिए pH कितनी आ जाएगी बच्चों 5। इस तरह से pH क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। वेरी गुड, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये भी देख लो, अमोनियम ऑक्जेलेट के एक्वस सॉल्यूशन के pH जो है वो 6.8 है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m ली जाए तो पहले ये देखो कि सोल्ट कैसा है, वीक बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। अच्छा तो पूछ रहा है कि अगर इसका डाइल्यूशन 10 टाइम्स कर दे या 100 टाइम्स कर दे, या मान लीजिए डायरेक्ट दे दे कि इसकी कंसंट्रेशन 0.01 m कर दे, तो pH नए वाली कितनी होगी। तो ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 7 + ½ ऑफ pKa - pKb, और इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, इसका मतलब वीक एसिड वीक बेस के सॉल्यूशन की H+ आयन कंसंट्रेशन या pH कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। अरे ये तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, इसका मतलब वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट बफर की तरह काम करता है, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, तो इस नए सॉल्यूशन की pH जिसकी कंसंट्रेशन घटा दी गई है या जिसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया गया है, इसकी भी pH पहले जितनी 6.8 ही रहेगी, क्योंकि इसमें इसके pH के फॉर्मूले में कहीं भी C नहीं आया है। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी देख लो, आप पहले से पढ़ लो। एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन NaOH के साथ किया गया, बफर सॉल्यूशन पढ़ाने के बाद ये टाइट्रेशन कर्व भी सिखाने हैं आपको, पिछले साल 2020 में मेंस में आए हैं। pH इक्विवेलेंस पॉइंट पर निकालनी है, इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH हमेशा सोल्ट की निकाली जाती है।
क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो मेरी इक्वेशन ये है, और मेरे एसिटिक एसिड के मिलीमोल कितने हैं, मिलीमोल्स मेरे कितने हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, 250 इनटू 0.250 ml, वो 50 मिलीमोल। एसिटिक एसिड के मिलीमोल 50 है। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के 1 है, तो डाउट की बात नहीं है, NaOH के भी 50 मिलीमोल यूज हुए होंगे। शुरू में ये 0 था, बाद में ये 0 हुआ होगा, ये 0, और ये बना होगा 50 मिलीमोल्स। अब मुझे निकालनी है एसीटेट, सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन। तो ये कितनी हो जाएगी, मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml, टोटल वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल तो मुझे पता है 50 है, वॉल्यूम भी मुझे पता है 250, लेकिन ये वॉल्यूम किसका है, एसिटिक एसिड का। NaOH का तो वॉल्यूम दिया ही नहीं। अरे बेटे उसका भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा, तो फिर क्या करें, घबराने की कोई बात नहीं। वेल नोन इक्वेशन अपने पास है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये एसिटिक एसिड के लिए है, ये NaOH के लिए है। M1V1 एसिटिक एसिड का 50 है, और NaOH की M2 0.2 है। V2 निकालना है, तो V2 यहां से कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 250। तो NaOH का वॉल्यूम भी कितना आ गया, 250 ml आ गया। V2 कितना आ गया, 250 ml आ गया। तो मेरे पास में सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसके मिलीमोल यानी कि 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि एसिटिक एसिड का वॉल्यूम और NaOH का वॉल्यूम। एसिटिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, 250, और मेरे NaOH का वॉल्यूम भी कितना है, 250। ये हो गया 50 अपॉन 500, तो ये कितना हो गया भैया, 0.1 m। अब सवाल ऐसा समझो जैसे कि ऐसा हो कि 0.1 m सोडियम एसीटेट की पीएच बताओ। ठीक, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्या बन गया, सिंपल सवाल बन गया। लेकिन पहले ये टाइट्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला गया भाई सवाल, क्योंकि बच्चा जो शार्प माइंड का है वो तो सोच लेगा कि जब कंसंट्रेशन सेम है तो जितना एसिटिक एसिड का वॉल्यूम होगा उतना ही NaOH का वॉल्यूम होगा। जितने मिलीमोल एसिटिक एसिड के होंगे उतने सोडियम सोल्ट के मिलीमोल बने होंगे। वो तो झट से सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन निकालेगा और उसके बाद क्या करेगा, सोल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले लगाना शुरू कर देगा, जैसे अब मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, KH कितना हो जाएगा, KW अपॉन KA। KW कितना है, 10⁻⁴, KA कितना है, 10⁻⁵, कितना आ गया, -10। तो यहाँ से क्योंकि सोडियम एसीटेट बना है तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी आएगी, √KH × C, यानी कि √10⁻⁻1 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ ये कंसंट्रेशन सोल्ट की है, वहां से ये मैंने रखी है। तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁵। तो इसलिए POH कितना आ जाएगा, 5। तो pH कितनी आ जाएगी, pH आ जाएगी 14 - 5 = 9। तो इस सवाल का आंसर था 9। क्या आंसर था इस सवाल का, 9। ठीक है, इस सवाल का आंसर 9 था। इसी के साथ सोल्ट हाइड्रोलिसिस की कहानी कंप्लीट होती है। पूरी बात सुन लो, हमेशा वीक एसिड या वीक बेस से आने वाले कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस होता है। किन किन एनाइन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एनाइन है, इनका हाइड्रोक्साइड, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और Ba+2, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप से Ba+2, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। जो भी स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का होता है।
ठीक, अगर किसी सॉल्यूशन की नेचर देखते ही फाइंड करनी है तो इसका तरीका मैंने ये बताया। ये देख लो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा तो pH लेस देन 7 होगी और सॉल्यूशन एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो pH ग्रेटर देन 7 होगी और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की एक्वस सॉल्यूशन की नेचर भी बेसिक होगी। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट है उसी की नेचर का असर, मैं बार बार कह रहा हूं, सॉल्यूशन की नेचर स्ट्रॉन्ग वाले के अकॉर्डिंगली होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट के नेचर एसिडिक होगी, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की नेचर बेसिक होगी। ठीक, लेकिन हाइड्रोलिसिस बेटे किसका होता है? केवल होता है वीक कंपोनेंट का। अगर एसिड वीक एसिड से एनायन आया है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, वीक बेस से कैटायन आया है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा। न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखा दिए, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आसान है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने रटवाए भी नहीं है, बड़े आसान तरीके से करके दिखाए हैं। प्लीज फॉलो मी, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अच्छी वीडियो आपके पास आती रहे और सबसे पहले आप देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बफर सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए बाय बाय।